ओके, चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम 12 मार्च के सभी करंट अफेयर यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से देखिएगा, एंड तक नोट कीजिएगा, आखिरी तक सेशन को आराम से देखिए। सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, आने वाली एग्जाम में हमको देखने को मिल सकते हैं। पीडीएफ और मॉक टेस्ट के लिए एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा और इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तब तक आइए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो जल जीवन मिशन, इसकी बात करें तो यह शुरू किया गया था 2019 में। इसका उद्देश्य जानते क्या है? भारत के हर ग्रामीण क्षेत्र में हर घर नल से स्वच्छ पेयजल पहुंचाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि जो गांव में लोग रहते हैं उनको या तो तालाब से या नदी से या नीचे हेडपंप से कहीं दूर से पानी लेकर आना पड़ता है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी 2019 में। इसके तहत इंडिया के सभी गांवों में हर घर नल से शुद्ध पानी पीने का पहुंचाया जाएगा, यह उद्देश्य रखा गया था इस योजना का। रिसेंटली 2026 में इस योजना के कार्यकाल को 2028 तक के लिए बढ़ाया गया है और अब 2028 में जो योजना आगे एक्सटेंड की गई है उसको नाम दिया गया है जल जीवन मिशन 2.0। इसके लिए बजट भी बढ़ाया गया है। अब टोटल इस योजना का बजट बढ़ के हो गया है 8.6 लाख करोड़ रुपीस। इसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट 3.5 लाख करोड़ रुपीस बियर करेगी और बाकी जो है वो राज्यों को कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। राज्यों को बाकी का पैसा मिलाना पड़ेगा क्योंकि ये पूरे इंडिया में योजना लागू की गई है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे जल जीवन मिशन पहली बार कब शुरू की गई थी? 2019 में, और इसका सेकेंड फेज शुरू किया गया है या फिर एक्सटेंड किया गया है योजना को 2028 तक। अब जो जल जीवन मिशन 2.0 है इसमें काफी सारे नए नए इनिशिएटिव्स ऐड किए गए। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो इनिशिएटिव है ना वो सुजलाम भारत डिजिटल फ्रेमवर्क है। इसके तहत क्या किया जाएगा? वैसे तो काफी सारे इनिशिएटिव हैं लेकिन उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे यूनिक है। इसमें क्या किया जाएगा? ये नेशनल डिजिटल सिस्टम बनाया जाएगा। एक सुजलाम भारत नाम का एक पूरा नेशनल डिजिटल सिस्टम बनाया जाएगा और सभी गांवों को एक यूनिक सुजल गांव आईडी दी जाएगी। इससे क्या किया जाएगा कि गांव में नल से जल पहुंचाने की जो स्पीड है, जो कार्य, उसको डिजिटल मैपिंग की जाएगी, उसको ट्रैक किया जा सकेगा और इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना आए, इसीलिए उसकी पूरी डिजिटल मैपिंग की जाएगी। मतलब एक डिजिटल फ्रेमवर्क बनाया जाएगा जिसमें हर गांव को एक यूनिक आईडी मिलने वाली है। हर गांव की एक आईडी होगी और उसके ही माध्यम से उनको हर घर नल के माध्यम से पानी पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है, एक इनिशिएटिव है जो कि जोड़ा गया है जल जीवन मिशन 2.0 में। तो आपको समझ में आ गया उद्देश्य क्या है। शुरुआत की गई थी 2019 में स्वतंत्रता दिवस पर, 15 अगस्त 2019 में। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। उद्देश्य आपको समझ में आ गया। 2019 तक इंडिया के सभी गांवों को मिला लें तो केवल 17% ग्रामीण घर ही ऐसे थे जहां पर नल से पानी पहुंच पा रहा था पीने का। लेकिन इस योजना के तहत वर्तमान अगर स्थिति देखें तो 2026 तक 81% से ज्यादा ऐसे गांव हो गए हैं जहां पर नल से पीने का पानी हर घर पहुंचाया जा रहा है। ये ऑलमोस्ट 15 करोड़ से ज्यादा परिवार हैं और अभी जो बचे हैं ऑलमोस्ट 19% के आसपास बचे हैं। 19 करोड़ जो ग्रामीण क्षेत्रों में घर हैं उनको कवर करना इसका लक्ष्य है कि दिसंबर 2028 तक हम सभी ग्रामीण घरों को कवर कर लें और 19 करोड़ घरों तक हम पीने का स्वच्छ पानी नल के माध्यम से पहुंचा पाए। तो 81% तक तो ये कवर हो गया है लक्ष्य 2026 तक। अब 2028 तक बाकी के जो बचे हुए घर हैं या फिर जो गांव हैं उनको कवर किया जाएगा। आगे आएंगे। यूनियन कैबिनेट ने मदुरै हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दी है। यह हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो मदुरै एयरपोर्ट, इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए मंजूरी प्रदान की गई है, घोषित किया गया है यूनियन कैबिनेट के द्वारा। अगर मदुरै एयरपोर्ट की बात करें तो यह देखने को मिलता है हमको तमिलनाडु राज्य में। तो भारत के
तमिलनाडु राज्य में मदुरई हवाई अड्डा या एयरपोर्ट स्थित है। अब इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। आपको पता है तमिलनाडु के सबसे साउथ में ये एयरपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि दक्षिण से तमिलनाडु का एक एयर गेटवे माना जाता है। मदुरई वैसे हिस्टोरिकल बहुत ही, ये जो शहर है ना वो एक ऐतिहासिक शहर है। चोला डायनेस्टी और अलग अलग डायनेस्टी ने यहाँ पर रूल किया है, शासन किया है, और मदुरई शहर में इतने सारे मंदिरों का निर्माण किया है, काफी सारे, इसीलिए मदुरई को मंदिरों का शहर कहा जाता है ना। टेम्पल सिटी के नाम से इसे पुकारा जाता है मदुरई को, और यहीं पर मदुरई एयरपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि अब मदुरई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। अगर हम भारत में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नजर डालें, क्योंकि क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं अलग अलग एयरपोर्ट से, तो इनको एक बार देख लीजिएगा। सबसे ज्यादा रश जहां पर रहता है, जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है ना, पैसेंजर की आवाजाही को देखें तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है, नई दिल्ली, है ना। सेकंड, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहां पर है, तो मुंबई महाराष्ट्र में। एक कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि हमको कर्नाटका के बेंगलुरु में देखने को मिलेगा, पूछे जाते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये है वेस्ट बंगाल कोलकाता एयरपोर्ट। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में, तेलंगाना में। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद में स्थित है, गुजरात में। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट या बारदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये देखने को मिलेगा गुवाहाटी असम में। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। एक मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मनोहर पर्रिकर के नाम पर, गोवा में देखने को मिलेगा। श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक अमृतसर में एयरपोर्ट है, जिसका नाम रिसेंटली चेंज किया गया है, तो ये गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया है, गुरु रामदास के नाम पर रखा गया है, तो ये पंजाब के अमृतसर में देखने को मिलता है। एक शेख उल अलाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में देखने को मिलता है। तो ये कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिनको आपको याद रखना चाहिए। ये पूछे जाते हैं, कभी ना कभी हमको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, एक ना एक एयरपोर्ट तो पूछ ही लिया जाता है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये इंदौर में, मध्य प्रदेश। इंदौर को अहिल्या नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि होलकर वंश की शासिका अहिल्याबाई होलकर ने शासन किया था इंदौर। बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट ओडिशा के भुवनेश्वर में है। और एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या बाबा साहेब अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट महाराष्ट्र के नागपुर में देखने को मिलेगा। तो ये कुछ एयरपोर्ट है, याद रखिएगा, पीडीएफ ले लेना, उनमें से एक बार पढ़ लेना, ये पूछे जाते हैं। कोल्ड रिस्पॉन्स मिलिट्री एक्सरसाइज 2026 का आयोजन किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के द्वारा किया जाता है? तो कोल्ड रिस्पॉन्स मिलिट्री ड्रिल या एक्सरसाइज, इसका आयोजन करता है नाटो। कौन करता है? नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो रिसेंटली आर्कटिक रीजन में नाटो ने कोल्ड रिस्पॉन्स मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन किया है। यूरोप के नॉर्वे के उत्तर में जो आर्कटिक रीजन का क्षेत्र है, वहां पर नाटो के द्वारा ये मिलिट्री एक्सरसाइज की गई, जिसमें नाटो के 14 देशों ने भाग लिया, और 14 देश और उनके जो सहयोगी है, टोटल 25,000 सैनिकों ने यहां पर मिलिट्री ड्रिल या एक्सरसाइज की है। नाटो में अगर हम देखें कि कितने मेंबर हैं, तो नाटो में वर्तमान में 32 मेंबर देखने को मिलते हैं। इनमें से एक तो यूएसए ही है, जो कि युद्ध में उलझा हुआ है। तो 14 नाटो की कंट्रीज है जिन्होंने मिलकर जो आर्कटिक रीजन है वहां पर इस मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है, और मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है कोल्ड रिस्पॉन्स। इसका नाम एक्चुअल में कोल्ड रिस्पॉन्स इसलिए है क्योंकि अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में अगर कभी कोई वॉर की कंडीशन आ जाती है, कोई कैसा ऐसा थ्रेट आ जाता है, तो इसे ठंडे रीजन में हम किस तरीके से हमारी जो नाटो की सेना है वो रिस्पॉन्ड करेगी, कैसे वॉर की कंडीशन में हम टैकल करेंगे वॉर को, कैसे आपसी तालमेल को बनाए रखेंगे, इसको लेकर यहां पर ड्रिल की गई है या इस एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। स्पेशली नाटो को जो थ्रेट है वो सोवियत संघ या रशिया से, वर्तमान में रशिया है वो। वैसे नाटो का जो जन्म हुआ है ना वो सोवियत संघ, अब रशिया है, तो सोवियत संघ से डर के कारण ही कभी नाटो बना था। हम आगे बात करेंगे इसकी भी, लेकिन अभी हम ये देख लें कि कोल्ड रिस्पॉन्स मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन
कौन करवाता है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? तो ये नाटो है। 2026 में इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो आर्कटिक रीजन में किया गया, नॉर्वे के उत्तर में। और कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया है? तो 14 नाटो कंट्रीज ने यहां पर पार्टिसिपेट किया। 9 तारीख को ये शुरू हुई है, 19 मार्च तक इसका आयोजन किया जाने वाला है। देखिए, कोल्ड डेजर्ट की शुरुआत की गई थी 2006 में और पहली बार ये नॉर्वे में ही आयोजित किया गया था, नॉर्वे के तटों पर। तो यहां से शुरू हुआ और अब एक बार फिर से 2026 में इसका आयोजन किया गया, नाटो की मिलिट्री एक्सरसाइज। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत संघ से यूरोप के काफी देशों को थ्रेट था, इवन यूएसए का प्रतिद्वंदी था सोवियत संघ। तो इस कंडीशन में नाटो के देश एक साथ आते हैं सोवियत संघ के खिलाफ और ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसे वॉशिंगटन ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका जो ड्राफ्ट है वो वॉशिंगटन में तैयार हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो 1945 में खत्म हो गया, लेकिन नाटो बना 1949 में। तब 12 कंट्रीज इसकी मेंबर थी। आगे चलकर और कंट्रीज इंक्लूड हुई और वर्तमान में नाटो की मेंबर कंट्रीज देखने को मिलती है 32। 31वां सदस्य देश बना था फिनलैंड 2023 में और 32वीं सबसे आखिरी मेंबर कंट्री बनी नाटो की स्वीडन। यूक्रेन भी नाटो की सदस्यता लेने के लिए ही आगे बढ़ा था और फिर रशिया ने देखा कि यूक्रेन की बाउंड्री पे आके नाटो की सेना खड़ी हो जाएगी अगर यूक्रेन नाटो की सदस्यता ले लेता है, तो इससे सोवियत संघ या रशिया को बहुत ज्यादा थ्रेड बनता। तो रशिया ने उससे पहले यूक्रेन पे क्या कर दिया? अटैक कर दिया। तो 32वीं मेंबर कंट्री है नाटो की स्वीडन, इसको याद रखना है, पूछी जाती है। 2024 में ये मेंबर बनी थी। सेक्रेटरी जनरल है मार्क रूटे नाटो के और तुर्की में इस बार नाटो समिट का आयोजन किया जाएगा 2026 में। इजी। आगे, भारत का पहला बैंक कौन सा बना जिसने 10,000 करोड़ के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी किए? इंडिया का पहला ऐसा बैंक जिसने 10,000 करोड़ के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड को जारी किया है, यह है बैंक ऑफ बड़ौदा, बीओबी। देखिए, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड क्या होते हैं, ये एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है। एक्चुअल में क्या होता है, देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने जारी किए, तो इसी को हम एग्जांपल में ले लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या किया है कि कुछ बॉन्ड जारी किए। बॉन्ड एक सिक्योरिटी होती है जिससे पैसा लेगी बैंक, उसको सिक्योरिटी देगी कि भाई आपका पैसा हमारे पास है और उस पर ब्याज देंगे हम आपको, जो भी परसेंटेज हम आगे बात करेंगे। तो क्या होता है कि एक बॉन्ड दे दिया बैंक ऑफ बड़ौदा ने और जनता से पैसे ले लिए, जनता या ऑर्गेनाइजेशन से जितने पैसे लिए उतने का बॉन्ड उस व्यक्ति को दे दिया। अब बैंक ऑफ बड़ौदा उस पैसे का क्या करेगा, जो बैंक ऑफ बड़ौदा के पास आया उसको ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में खर्च करेगा। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और इसके अलावा ग्रीन बिल्डिंग डेवलपमेंट, है ना, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ऐसी चीजों पर खर्च करेगा। अब आप बोलेंगे पैसा किसका है? जनता का पैसा है। जनता या ऑर्गेनाइजेशन देना चाहे तो वो बॉन्ड मिल रहा है ना उनको। तो अब ये बॉन्ड के रूप में लोगों को क्या मिला? सिक्योरिटी मिल गई। अब 7 साल के लिए बॉन्ड है और हर साल उनको 7.1% की इंटरेस्ट रेट दी जाएगी उस बॉन्ड की, जितनी भी राशि आम नागरिक ने दी। जैसे किसी ने 100 रुपए दिए तो मान लो कि उसको 7 रुपए हर साल क्या दिया जाएगा? ऑलमोस्ट 7 रुपए ब्याज दिया जाएगा उस पर। 7 साल की अवधि है, 7 साल के बाद उनको उनका पूरा पैसा लौटा दिया जाएगा। आया समझ में? तो एक ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड है। पहली बार इंडिया में 10,000 करोड़ के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड को जारी किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। तो पहला इंडियन बैंक बन गया है जिसने डोमेस्टिक ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी किया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया जो एनएससी है वो और इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये बॉन्ड जारी किए जाएंगे, जारी किए गए हैं और जो भी खरीदना चाहता है वो खरीद सकता है। तो आई होप आपको ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड भी यहां पर समझ में आ गया होगा कि ये कैसे काम करता है और इससे जो पैसा मिलेगा वो बैंक या गवर्नमेंट क्या करेगी? बीओबी ने बॉन्ड जारी किया है तो बैंक ऑफ बड़ौदा क्या करेगा? ये ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इसको लगाएगा। सोलर पावर प्लांट, विंड एनर्जी, ग्रीन बिल्डिंग, है ना, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और इन सभी में ये पैसा खर्च किया जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा पब्लिक सेक्टर बैंक है, गवर्नमेंट का। इसकी स्थापना 1908 में की गई थी। हेडक्वार्टर गुजरात के वडोदरा में देखने को मिलता है। एमडी सीओए से बैंक के नहीं पूछे जाते हैं, एसबीआई के पूछ लिए जाते हैं, बाकी अदर के आप छोड़ सकते हो। तो ये है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है?
तो वडोदरा गुजरात में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। इजी। आज के ऑफर ऑफ द डे में आप सभी के लिए ऑल एग्जाम पीवाईक्यूज आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको सारे पीवाईक्यूज विथ एनालिसिस विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन यहां पर मिलने वाले। फॉर एग्जांपल एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी सीपीओ, दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई दरोगा, इन सभी के पीवाईक्यूज आपको यहां पर मिल जाएंगे। सभी के डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपको दिए गए हैं। हिंदी और इंग्लिश में आपको इन सभी की पीडीएफ मिल जाएगी काफी अफोर्डेबल प्राइस में। तो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, प्रीवियस पेपर की प्रैक्टिस के लिए ये आपके लिए बहुत काम आएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां पर क्लिक करके आप इसे डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लीजिए। पॉज करके नंबर को नोट कर लेना और इस पर कॉल कर सकते हैं आप, कोई भी अगर आपको डाउट आता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इसे पीवाईक्यूज को डायरेक्ट ज्वाइन कीजिए। आगे बढ़ेंगे। धूम्रपान निषेध दिवस 2026 कब मनाया गया? तो नो स्मोकिंग डे 2026 में मनाया गया है 11 मार्च को, 11 मार्च 2026। देखिए हर साल ये जो डे है ना, ये अलग अलग दिन आता है। होता क्या है कि मार्च का जो सेकेंड वेडनेसडे होता है, दूसरा बुधवार मार्च में, उस दिन ये पूरे वर्ल्ड में एड्रेस किया जाता है, पूरे वर्ल्ड में ऑब्जर्व किया जाता, मनाया जाता है। तो नो स्मोकिंग डे की वजह से शुरुआत यूनाइटेड किंगडम ने की थी। यूनाइटेड किंगडम ने 1984 में इसकी शुरुआत की थी। शुरुआत में ये यूनाइटेड किंगडम में मनाया जाता था, लेकिन समय के साथ ये अब पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। नॉर्मली जो स्मोकिंग है ना, वो कैंसर का बहुत ही प्रमुख कारक मानी जाती है, स्पेशली लंग कैंसर के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा भी काफ़ी हार्ट डिसीज, स्ट्रोक और काफ़ी सारी प्रॉब्लम स्मोकिंग के कारण होती है। तो पूरे वर्ल्ड में स्मोकिंग को रोकने के लिए देश मिलकर प्रयास करें, लोगों को इसके लिए अवेयर करना कि स्मोकिंग से काफ़ी बीमारियां हो सकती है। तो लोगों को अवेयर करने के लिए, अवेयरनेस लाने के लिए नो स्मोकिंग डे हर साल मार्च मंथ में मनाया जाता है, मार्च मंथ के सेकेंड वेडनेसडे में। तो ये अभी सेकेंड वेडनेसडे अभी मार्च 11 मार्च को था 2026 में, तो 11 मार्च 2026 को ये मनाया गया। हेल्थ रिस्क के बारे में लोगों को अवेयर करना, तंबाकू और स्मोकिंग छोड़ने के लिए लोगों को मोटिवेट करना इस डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। यूनाइटेड किंगडम में 1984 में ये शुरू किया गया था। कुछ स्मोकिंग से और तंबाकू से रिलेटेड कुछ डेटा है, जिसमें बताया गया है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्मोकिंग जो है ना, वो नॉरू नाम की एक कंट्री में देखने को मिलती है। ये पैसिफिक ओशन की एक आइलैंड कंट्री है, ओशनिया। पैसिफिक ओशन का जो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में, जो ओशनिया रीजन है, वहां पर यह देश देखने को मिलता है, नॉरू। यहां पर जितने भी लोग हैं ना, 50% लोग स्मोकिंग करते हैं, सबसे ज्यादा। फिर म्यांमार का नाम आता है और थर्ड पर आता है सर्बिया। तो ये स्मोकिंग सबसे ज्यादा देखने को मिलती है इन देशों में। भारत में तंबाकू का सेवन जो इंडिया के लोग हैं ना, 28 से 29% तक तंबाकू या उससे जुड़े हुए प्रोडक्ट का सेवन करते। डायरेक्ट तंबाकू हो या फिर स्मोकिंग या उससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है, उनका 28 से 29% तक प्रभाव देखने को मिलता है। इसीलिए कैंसर के इंडिया वर्ल्ड में कैंसर के मामलों में वर्ल्ड के अग्रणी देशों में गिना जाता है ना। बहुत कैंसर के आप मामले देखेंगे, हर चौथे पांचवें व्यक्ति में देखने को मिल जाता है। वो इसी के कारण है। अधिकतर कैंसर के मामले तंबाकू के कारण से देखने को मिलते हैं। आगे आए। हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट गंगा किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो प्रोजेक्ट गंगा उद्देश्य क्या है? हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना, और इसे शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा। आंसर ए, उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट गंगा को लॉन्च किया गया हाल ही में। इसका उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी गांव हैं या फिर अर्ध शहरी क्षेत्र, सेमी अर्बन जो एरिया से, वहां पर हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन पहुंचाया जा सके, हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाया जा सके, जिससे राज्य में रोजगार के अवसर पैदा हो। तो इस योजना के तहत, प्रोजेक्ट गंगा के तहत, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का लक्ष्य है कि 2-3 वर्षों में 20 लाख से ज्यादा घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाया जा सके। तो इस उद्देश्य से प्रोजेक्ट गंगा को उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया, क्योंकि काफी सारे डिजिटल जो प्रॉफिट है, जो डिजिटल बेनिफिट है, जो गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं डिजिटली, वो वहां तक पहुंचाने में काफी प्रॉब्लम्स आती है, काफी डिफिकल्टी आती है। तो इनको भी खत्म किया जाए। और
ऑब्वियसली बात है, इंटरनेट अगर स्पीड वाला इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्शन अगर पहुंचता है तो आगे आने वाले समय में गवर्नमेंट की स्कीम्स को भी इजीली लागू किया जा सकेगा। तो ये प्रोजेक्ट गंगा है, योजना के तहत 8,000 से 10,000 स्थानीय युवाओं को यहां पर रोजगार दिया जाएगा। इस स्कीम के तहत डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर उनको बनाया जाएगा और इनमें से 50% विमेन भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, 50% महिलाओं की यहां पर भर्ती की जाएगी। ग्रामीण इलाकों में ऑनलाइन एजुकेशन पहुंचाया जा सकेगा। टेलीमेडिसिन जो सर्विसेज है, कॉल पे जो कंसल्टिंग होती है, वैसी सर्विसेज और ई कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट गंगा को उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी में लॉन्च किया है। आगे बढ़ें। पीबी शब्द प्लेटफॉर्म जो मीडिया संगठनों को लोगो फ्री न्यूज कंटेंट प्रदान करता है, किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया है या शुरू किया गया था? तो 2024 में एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था, पीबी शब्द प्लेटफॉर्म। ये 2024 का है, अब इसकी अवधि बढ़ाई गई है, हम बात करेंगे। तो पीबी शब्द प्लेटफॉर्म उद्देश्य क्या था कि जो भारत में मीडिया ग्रुप है, जो मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो मीडिया संगठन है, उनको लोगो फ्री न्यूज कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके। और ये जो इनिशिएटिव है या फिर ये जो प्लेटफॉर्म है, ये लाया गया था प्रसार भारती के द्वारा। आंसर सी, प्रसार भारती गवर्नमेंट क्षेत्र की एक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस प्रोवाइडर है, गवर्नमेंट क्षेत्र की, ठीक है ना। प्रसार भारती गवर्नमेंट के अधीन है। तो इसके द्वारा पीबी शब्द प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था। अभी अनाउंस किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि ये जो लोगो फ्री न्यूज कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है सभी मीडिया संस्थानों को, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को, इसकी अवधि बढ़ाई जाएगी मार्च 2027 तक। मतलब ये खत्म होने वाली थी, तो मार्च 2026 में खत्म हो रही थी, अब इसको मार्च 2027 तक के लिए बढ़ाया गया है। होता क्या है, जितने भी मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उनको इंफॉर्मेशन चाहिए, है ना। उनके जो बंदे हैं, जो लोग हैं, उनके पास काम करने वाले लोग कम है। अब उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, अथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए गवर्नमेंट की या कोई भी प्रोग्राम की, पॉलिसी की। तो ये उनको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? तो ये इन्फॉर्मेशन उनको देता है प्रसार भारती। तो ये लोगो फ्री न्यूज कंटेंट, कोई भी इस कंटेंट को यूज कर सकता है, कोई भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन। तो ये प्रसार भारती इनको दे रहा था। मार्च 2026 में इसकी लिमिट थी। पीबी शब्द प्लेटफॉर्म की एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यहां से सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है ना। तो मार्च 2026 में इसका टाइम पीरियड खत्म हो रहा था, अब इसको बढ़ाया गया है मार्च 2027 तक। तो पीबी शब्द एक शेयर्ड न्यूज फीड सर्विस है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मीडिया इंस्टीट्यूशन को वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, फोटो, इनके रूप में सारी समाचार सामग्री जो है, जो भी न्यूज कंटेंट है, वो मीडिया समूह को, मीडिया इंस्टीट्यूशन को प्रसार भारती इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रोवाइड करता है। तो मार्च 2026 में पीबी शब्द प्लेटफॉर्म की अवधि खत्म हो रही थी कि यहां से फ्री कंटेंट की जो अवधि है वो खत्म हो रही थी, अब इसको बढ़ाया गया है मार्च 2027 तक के लिए। देखिए जो प्लेटफॉर्म है ना पीबी शब्द, उसमें 1500 से ज्यादा रिपोर्टर और इसके अलावा 60 से ज्यादा जो एडिटर डेस्क पे काम करने वाले लोग हैं, उनके द्वारा हर रोज 1000 न्यूज स्टोरीज शेयर की जाती थी, उपलब्ध करवाई जाती थी, जो कि कोई भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन इजीली यूज कर सकता है। ओके, लाइव कवरेज का भी ऑप्शन था, नेशनल इवेंट, प्रेस ब्रीफिंग, इसकी लाइव कवरेज भी इस प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलती। तो अब ये कंटिन्यू जो फ्री न्यूज कंटेंट है वो प्रोवाइड करेगा मार्च 2027 तक। तो प्रसार भारती के बारे में आपको पता चल गया, गवर्नमेंट सेक्टर की सर्विस ब्रॉडकास्टर प्रोवाइडर है, ठीक है ना। 1997 में इसकी स्थापना की गई थी, नई दिल्ली में प्रसार भारती का हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। जो दूरदर्शन हम देखते हैं, जो ऑल इंडिया रेडियो है, वो इसी के प्लेटफॉर्म है प्रसार भारती के, जिससे हमको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत प्रसार भारती काम करता है। मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया जाएगा? मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये दिया जाएगा फिल्म अभिनेता और डायरेक्टर अमोल पालेकर को। अमोल पालेकर को मूवीज में देखा होगा आपने, लास्ट अगर आपको याद होगा तो फर्जी एक वेब सीरीज आई थी शाहिद कपूर की, उनके शाहिद कपूर के नाना के रूप में इन्होंने काम किया है, तो जानते होंगे आप। अमोल पालेकर एक वेटरन एक्टर है, फेमस एक्टर है, 1980 1990s की मूवी में भी काफी फेमस रहे। तो एक्टर और डायरेक्टर दोनों है, इनको मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अनाउंस किया गया है कि इनको दिया जाएगा।
एक सम्मेलन होगा जिसे कहा जाता है मेटा अवार्ड के नाम से ये सम्मेलन होता है। 21th महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड इसका शॉर्ट रूप है ना। जो महिंद्रा ग्रुप है उसके द्वारा इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी। वर्तमान में इसका आयोजन जो है वो टीम वर्क आर्ट्स के द्वारा किया जाता है। एक बहुत ही लोकप्रिय थिएटर अवार्ड है, मतलब जो थिएटर सिनेमा करते हैं ना, थिएटर आर्टिस्ट जो हैं उनको ये दिया जाता है। तो एक थिएटर अवार्ड है, थिएटर नाटक के लिए दिया जाता है। तो इस अवार्ड समारोह का आयोजन 19 से लेकर 25 मार्च तक किया जाएगा, 2026 तक, नई दिल्ली में। और यहीं पर मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाएगा? अमोल पालेकर को यह अवार्ड दिया जाएगा। थिएटर और सिनेमा में इनके योगदान के लिए अमोल पालेकर को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाने वाला है। तो समझ में आ गया, महिंद्रा ग्रुप ने इसकी शुरुआत की थी। पूरे भारत में थिएटर प्रोडक्शन कलाकारों को सम्मानित करना मेटा अवार्ड का मुख्य उद्देश्य है। महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड के नाम से इसे जाना जाता है। तो इस बार ये 2026 में इसका आयोजन अभी किया जाएगा 19 से लेकर 25 मार्च तक नई दिल्ली में, और यहीं पर अमोल पालेकर को भी यह अवार्ड दिया जाएगा। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स एक एथलेटिक्स की चैंपियनशिप है जो कि स्पेशली जो पैरा एथलीट होते हैं, पैरा एथलीट के लिए आयोजित की जाती है। तो इसका आयोजन किया जा रहा है भारत में नई दिल्ली में। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स कहां पर आयोजित किया जा रहा है? नई दिल्ली में। ये 11 तारीख को शुरू हुआ था, 13 मार्च तक, कल तक इसका आयोजन किया जाएगा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। भारत में पैरा एथलेटिक्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की प्रतिस्पर्धाओं के लिए मंच देना, उन्हें ट्रेन करना, पैरा गेम्स को इंडिया में बढ़ावा देना, इसीलिए आयोजित किया जाता है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन। तो आयोजन पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के द्वारा अभी किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, पूरे वर्ल्ड से 8 देशों से ज्यादा देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 8 देशों के 250 से ज्यादा पैरा एथलीट यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जब मेडल टेली आएगी तब हम उसकी बात करेंगे। तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है ना, कहां पर आयोजित किया जा रहा है? नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। आयोजन करवाने वाली संस्था पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया है। इंडिया में पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया पैरा गेम्स को रेगुलेट करने वाली, पैरा एथलीट्स के लिए काम करने वाली और उनके लिए खेलों का आयोजन करवाने वाली एक संस्था है। जो पैरा गेम्स होते हैं, पैरा एथलेटिक्स गेम्स, उनको प्रोत्साहित करती है यह संस्था। इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है और देवेंद्र झांझरिया पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट या अध्यक्ष के पद पर हैं। लास्ट क्वेश्चन, इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2026 से किस केंद्रीय मंत्री को लंदन में सम्मानित किया जाएगा? या किस केंद्रीय मंत्री को प्रदान किया जाएगा? तो लंदन में एक समारोह में इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2026 दिया जाएगा केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को। आंसर है, देखिए अगर अवार्ड की बात करते ना हम, इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड ये दिया किसको जाता है? तो ऐसे किसी स्टूडेंट को जिसने यूके में पढ़ाई की हो, है ना, यूके में स्टडी करने वाले जो इंडियंस हैं उनको दिया जाता है। और यूके एजुकेटेड इंडियंस को ऐसे जो कि जिन्होंने वैश्विक योगदान दिया हो किसी भी क्षेत्र में, कोई भी इंडियन जो कि यूके में पढ़ के आया हो और वैश्विक स्तर पे उसने कोई ख्याति प्राप्त की हो, कोई योगदान दिया हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, गेम्स हो या फिर अदर किसी सेक्टर में दिया हो, तो ऐसे किसी इंडियन को यह सम्मान दिया जा सकता है। बस शर्त यही है कि उसकी स्टडी कहां हुई होना चाहिए? यूके में। तो हाल ही में यूनियन मिनिस्टर जयंत चौधरी को इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2026 दिए जाने की घोषणा की गई है। लंदन में यह समारोह आयोजित किया जाएगा और वहां पर जयंत चौधरी को यह अवार्ड दिया जाएगा। अवार्ड नेशनल इंडियन स्टूडेंट्स एंड एल्यूमनी यूनियन नाम की एक संस्था के द्वारा दिया जाता है। नॉर्मली ब्रिटिश गवर्नमेंट और कुछ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं जिनके सहयोग से यह अवार्ड आयोजित किया जाता है। देती है संस्था नेशनल इंडियन स्टूडेंट एंड एल्यूमनी यूनियन। ठीक है, तो यूएसए यूनाइटेड किंगडम में दिया जाने वाला अवार्ड है। किसको दिया जा रहा है? जयंत चौधरी। जयंत चौधरी नई दिल्ली से आते हैं, पॉलिटिशियन है, राष्ट्रीय लोक दल
RLD के ये पार्टी से संबंधित है। वर्तमान में कौन सी मिनिस्ट्री संभालते हैं? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार। ये हैं जयंत चौधरी। तो इनको दिया जा रहा है ये अवार्ड। भारत के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चरण सिंह के पोते हैं जयंत चौधरी। और यूके में इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड की शुरुआत की गई थी 2020 में। हर साल ये किसी इंडियन स्टूडेंट को दिया जाता है जिसने यूके में पढ़ाई की हो और कोई उपलब्धि हासिल की हो, इंटरनेशनल लेवल पर वैश्विक ख्याति प्राप्त की हो किसी भी क्षेत्र में, तो ऐसे किसी व्यक्ति को यह अवार्ड दिया जा सकता है। 2026 में किसे दिया जा रहा है? जयंत चौधरी। तो यहां पर 12 मार्च के हमारे करंट अफेयर क्लियर हो जाते हैं, सारे फैक्ट क्लियर हो जाते हैं। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। मार्च 2025 में जारी सीपरी रिपोर्ट के अनुसार 2026 कर लेना इसको, मार्च 2026 में जारी सीपरी रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक हथियार आयात में किस स्थान पर रहा है? तो इंडिया रहा है सेकंड नंबर पर। भारत में कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो यह है RM नचम्मई। नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन नियुक्त किए जाएंगे? तो यह है बालेन शाह। भारतीय सेना का नया वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किए गए लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। महिला न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो यह 10 मार्च को मनाया जाता है। WHO ने किस देश को HIV और साइफिलीज के मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन को समाप्त करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश घोषित किया है? तो यह हो जाएगा डेनमार्क। महिला कर्मचारियों को कार्यस्थल पर सशक्त बनाने के लिए शाइन एप्लीकेशन किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया इंडियन रेलवे के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 कहां आयोजित किया गया? यह आयोजित किया गया नई दिल्ली। सैयद हबीबुल हसन हमीद का हाल ही में निधन हो गया, यह फुटबॉल से संबंधित है। और लास्ट क्वेश्चन क्या था कल का? निर्भया निशा इनिशिएटिव हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो इसे शुरू किया है केरला सरकार ने। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के रिवाइज हो गए। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर, एशियाई ओलंपिक परिषद का नया अध्यक्ष कौन है? तो यह जुआन बिन हामिद अल थानी एशियाई ओलंपिक परिषद के नए अध्यक्ष। 2025 के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो इंडिया की रैंक है 128। राम सुतार जिनका दिसंबर 2025 में निधन हुआ था, वे बहुत ही फेमस मूर्तिकार थे। जो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी है उसका स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है उसका जो तैयार किया था डिजाइन, वो भी किसने तैयार किया था? राम सुतार ने, है ना। तो ये पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा। तो मूर्तिकार थे बहुत ही फेमस राम सुतार, इनका निधन हुआ दिसंबर 2025 में। ये तीनों क्वेश्चन ही हमारे आंसर आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। फिडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2025 का विनर कौन बना था? 62 नेशनल चेस चैंपियनशिप के विनर कौन थे? और पहला फीफा शांति पुरस्कार किसे दिया गया था? नोट कीजिए तीनों क्वेश्चन, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।